नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पोर्शन को उठाया है और उसमें अकाउंटिंग का पार्ट में हम लोग बहुत सी चीज़ें उस पर लेक्चर बना चुके हैं। वो सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे आपके देख सकते हैं जाके। और अभी तक हम लोगों ने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चला है वो बजट तक हमने चीज़ें पढ़ा है। बजट के इंट्रोडक्शन तक हमने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। आज जो दूसरा टॉपिक आपका बजट्स है उसके बारे में समझेंगे कि वो क्या चीज़ है, और साथ ही हम लोग जितने भी आपके बजट के क्लासिफिकेशंस हैं उसको समझेंगे, और प्रोसेस ऑफ बजट क्या होता है उसको समझेंगे। तो बहुत सी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर नहीं है, कोई चीज़ की आपको कमी लगती है तो उसको आप लोग कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताया करें, हम उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बजट्स। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि बजट क्या होता है, बजट के बारे में समझा था। तो बजट का जो सबसे मुख्य रूप होता है या मुख्य आधार होता है वो भविष्य के गर्भ में देखना होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भविष्य के बारे में पूर्व में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं। किसके आधार पर? भूत के आधार पर। भूत के आधार का मतलब हमारी जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके आधार पर हम लोग वर्तमान के या भविष्य के लिए हम लोग वर्तमान में कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग योजना कहते हैं। योजना का निर्माण वर्तमान में होता है, पर उस योजना का निरूपण या उसको पूरा करना हम लोग भविष्य में करते हैं। तो बजट भी एक तरीके की क्या है, योजना ही है। पर ये जो योजना है वो कैसे रूप में होती है? मौद्रिक रूप में होती है। मौद्रिक रूप का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ जो भी चीज़ आकलित करते हैं, जो भी चीज़ योजना बनाते हैं, उसको हम लोग मुद्रा से क्या करते हैं, जोड़ के चलते हैं कि वास्तव में उस पर हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, हमारी मौद्रिक चीज़ें कितनी व्यय होंगी। तो सिंपल भाषा में हम बजट को ये समझते हैं। आपको भी हमने बताया था कि आप लोग अपने नॉर्मली घर को खर्चों को भी बजट के हिसाब से लेके चलते हैं, या अपने एक महीने का जो भी खर्च होता है उसके लिए पहले से ही बजट बनाते हैं कि कितना पैसा आएगा घर से और कितना हमको कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितना हमें फीस देनी है, कितना हमें रेंट देना है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको पहले से ही क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उस योजना का मौद्रिक रूप में निरूपण क्या करते हैं। तो वही चीज़ क्या है, मौद्रिक रूप में निरूपण करना ही क्या होता है, बजट बनाना होता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक जो है वो है आपका बजट की प्रक्रिया, और दूसरा टॉपिक है आपका बजट की वर्गीकरण। तो देर न करते हुए बजट की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये जो बजट हम पढ़ रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक्स वाले जनरल अध्ययन या समान अध्ययन के बजट से अलग है। यहाँ का जो बजट है वो किससे निर्भर करता है, एक व्यवसाय से या एक बिजनेस से, व्यवसाय से या कह लें बिजनेस से। तो इसके संबंध में हम लोग यहाँ पे जो बजट समझते हैं ये एक बिजनेस को लेकर ध्यान में लेकर चलते हैं। आप लोग जो बजट जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग भारत के बजट के बारे में समझते हैं, और उसमें भी हम लोग वही चीज़ें करते हैं जो हम लोग यहाँ व्यवसाय में कर रहे हैं। वहाँ पे वो एक राष्ट्रीय स्तर पे होता है या एक देश के लिए बनाया जाता है, यहाँ पर हम लोग केवल एक व्यवसाय के लिए समझ रहे हैं। और व्यवसाय में किन किन चीज़ों के अंतर्गत इस प्रक्रिया से गुजरा जाता है उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस क्या होगा, पहला उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। अगर हर बिजनेस का उद्देश्य देखें, आप समझें, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बट उस लाभ को वो कैसे जनरेट करेगा, अपने वस्तुओं को क्या करके, सेल्स करके या विक्रय करके, हिंदी में बोले तो वो विक्रय करके ही अपने लाभ को अर्जित करेगा। अब वो सेल्स किसका करेगा, या तो दो चीज करेगा, या तो वस्तु करेगा या तो सेवा करेगा।
या कह सकते हैं कोई कमोडिटी करे या गुड्स करेगा किसी वस्तु का या किसी सर्विस का करेगा, इन्हीं दो में से चीज़ों का सेल्स करेगा। जैसे कि जो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, पर जो आपके टाटा हो गए या बहुत सी कंपनियां हो गई जो प्रोडक्शन कर रही हैं, बजाज हो गई, बिरला हो गई, ये सब क्या होती हैं, आपको गुड्स देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो कुल मिला के जो एक बिजनेस होता है उसका निरूपण कहाँ से होता है, बजट का सेल से या कह सकते हैं विक्रय से। तो सबसे पहले किसी भी व्यवसाय में जो बजट बनेगा या बजट का जो विचार किया जाएगा वो किस पे आधारित होगा, विक्रय के बजट से या कह सकते हैं सेल्स बजट से ही हर व्यवसाय अपने आने वाले बजट के या अन्य बजटों का आधार क्या होता है, विक्रय बजट ही होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब कोई विक्रय करने के उद्देश्य से अपना क्या करता है, अनुमान लगाता है कि इस वर्ष हमें कितना विक्रय करना है, इस वर्ष हमें कितना विक्रय करना है, वो क्वांटिटी में हो सकती है या मुद्रा में हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। या तो वो कहेगा कि मैं 1 लाख प्रोडक्शन इस बार बेचा हूँ तो अगली बार मैं 1.5 लाख प्रोडक्शन बेचूंगा, या कहेगा कि मैंने 1 करोड़ का सेल्स किया है तो इस बार मैं 2 करोड़ का सेल्स करूंगा। तो वो 2 रूपों में अपना वो एस्टिमेट कर सकता है। पर यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि वो सबसे पहले किसका शुरुआत करेगा, सेल्स बजट से ही स्टार्ट करेगा। तो जो ये प्रक्रिया होती है बजट प्रक्रिया, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग विक्रय बजट को क्या करते हैं, विक्रय बजट को बनाते हैं या सेल्स बजट को क्रिएट करते हैं। सेल्स बजट को क्रिएट करने का यहाँ तात्पर्य यही है कि हम लोग जब कोई योजना बना लेते हैं बिजनेस का, तो उस बिजनेस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस बिजनेस से हम लोग उसके विक्रय बजट को स्टार्ट करेंगे कि हम कितना कितना सेल्स करेंगे। तो इसी से हम क्या शुरुआत करते हैं, विक्रय बजट। और विक्रय बजट का स्टार्ट या कह सकते हैं शुरुआत कहाँ से होती है कि कितने प्रोडक्शंस हम, कितने क्वांटिटी हम लोग बेचेंगे या कितने मूल्य का हम प्राइस का वस्तु बेचेंगे। तो इस तरीके से आपका विक्रय बजट से ही आपकी किसी भी बिजनेस में बजट स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी या प्राइस पे ही शुरुआत करते हैं कि इस साल कितनी क्वांटिटी बेचनी है, कितनी प्राइस की हमें सामान बेचना है। तो ये सेल्स बजट जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले ईयर के बजट को भी देखते हैं, पिछले वाले साल के विक्रय बजट को देखते हैं। उसके आधार पर पूर्वानुमान पर हम लोग कुछ चीज़ों को समायोजित करते हैं कि पिछले साल में क्या कमियां थीं, उस कमियों को दूर करके हम लोग विक्रय बजट का अनुमान लगाते हैं। और विक्रय बजट का अनुमान लगाने के बाद अब उस विक्रय बजट को अनुमान लगा लिया जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन या उत्पादन की बात करें, उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन में क्या होता है, आपका उस विक्रय को तभी हम बेच सकते हैं। अब शुरुआत हमने क्या किया कि हमें 1 लाख कमोडिटी बेचनी है। अब उस 1 लाख कमोडिटी का तो हमने बजट बना लिया कि इतना हमको सेल्स इस बार करना है। तो उस सेल्स को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन भी हमें करना पड़ेगा। और उस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपकी मटेरियल हो गया, या हम लोग कहें कच्चा माल हो गया, या आपकी जिस चीज़ को हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग मटेरियल के रूप में समझते हैं। और फिर दूसरा क्या होगा, लेबर होंगे। और तीसरा क्या होगा, कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे या ओवरहेड्स कह सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपकी मजदूरी हो गई और यहाँ पे आपका ओवरहेड्स या कुछ भी अदर पारिश्रमिक या पारितोषिक हो गया, अपरिव्यय। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि जब हम लोग विक्रय बजट बना लेते हैं तो उस विक्रय बजट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहले टारगेट कर लिए कि हमें कितना सेल्स करना है। उस सेल्स के टारगेट करने के बाद हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब 1 लाख हमने टारगेट किया सेल्स करने का, तो हमें 1 लाख प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। उस 1 लाख के प्रोडक्शन करने के लिए हमें उतना मटेरियल चलना होगा, उसके लिए हमको बजट बनाना पड़ेगा।
फिर उस बजट के बाद हमें लेबर बजट बनाना पड़ेगा और साथ ही हमें ओवरहेड बजट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि जो प्रक्रिया बजट की शुरुआत हुई किसी बिजनेस में, वो बिजनेस की शुरुआत यानी कहाँ से हुई, किस बजट से, सेल्स बजट से स्टार्ट हुई और उस सेल्स बजट से हम प्रोडक्शन बजट की ओर गए और इस प्रोडक्शन बजट को पूरा करने के लिए हमें कुछ अलग अलग बजट्स को भी बनाना पड़ा। और फिर फाइनल हमें जब इन सब चीज़ों को बना लिया गया तो अब क्या हुई बात कि यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज़ क्या होगा कि इन सभी को हमको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोकड़ खर्च करना पड़ेगा, या कह सकते हैं हमें मुद्रा में कुछ मौद्रिक में खर्च करने पड़ेंगे। तो इन सभी को जब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी बजट को, जो भी ये सारे बजट हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बजट, इन सभी बजट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, कैश में निरूपित करते हैं या रोकड़ में निरूपित करते हैं कि कितना रुपया खर्च होगा मटेरियल में, कितना हमें लेबर में खर्च करना पड़ेगा, कितना ओवरहेड में, कितना टोटल प्रोडक्शन में खर्च करना पड़ेगा। तो उन सभी को जो हम लोग कैश में बनाते हैं और कितना हमें पूरा रूप से खर्च करना पड़ेगा और कितने कहाँ से हमें उस रुपए को प्राप्त किया जाएगा। यानी कि अगर हमें खर्च करना होगा तो उसको कहीं ना कहीं से जनरेट भी तो करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए पहले कुछ कमाते होंगे तो उसको खर्च करते हैं। तो उसी तरह कैश बजट हमें क्या करता है, इस व्ययों की पूर्ति और उस व्यय को कहाँ से हम लोग आय करेंगे उसकी भी हम लोग किस में चर्चा करते हैं, कैश बजट में चर्चा करते हैं। तो ये तो आपका हो गया एक सिरा हो गया कि जहाँ से हम लोग बजट की शुरुआत करते हैं। वास्तव में अगर हम लोग बिजनेस में देखें तो इसके लिए आपके जो सबसे उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं वो एक समिति बनाते हैं बजट की और उस समिति को सभी कार्य सौंपते हैं। तो वो समिति आपका सबसे पहले सेल्स बजट के लिए ही क्या करता है, आपका अलग अलग चीज़ों से अध्ययन करता है और उसके बाद सेल्स बजट बनाता है। उसको सत्यापित करने के बाद हम लोग उसको प्रोडक्शन बजट में करते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन बजट के अंतर्गत इन सब चीज़ों को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तो ये बात आ गई कि कैसे कैसे आपकी इस बजट की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं और कैसे ये चलती हैं। तो यहाँ पे तो जो हो गया आपका सारी चीज़ क्या थी, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल किए, वहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या था, फिक्स की बात की कि हमें 10,000 रुपये यूनिट विक्रय करना है, 10,000 का हमें प्रोडक्शन करना है, 10,000 के मटेरियल को हमको लेना होगा, लेबर को लेना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए हमें बजट बनाई। तो यहाँ हर चीज़ एक क्या था, फिक्स था कि हम लोग 10,000 यूनिट के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे बजट हम क्या कहेंगे कि ये किस रूप की हैं, फिक्स बजट के रूप में। फिक्स बजट कोई अलग से कोई रूप नहीं है, इन्हीं रूप का एक अलग रूप से वर्गीकरण है कि जब ये बजट क्या होते हैं, एक प्रोडक्शन यूनिट पर या एक प्राइस यूनिट पर निर्भर होती हैं, एक चीज़ पर टारगेट होती हैं, तो उसे हम लोग फिक्स कहते हैं। अगर वो चीज़ क्या होती है, किसी पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक रहती है, तो उसे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि अगर सेल्स बजट लोग बनाएं कि 9 लाख से लेके 12 लाख के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब प्रोडक्शन भी क्या किया जाएगा, 9 लाख से 12 लाख के बीच में एस्टिमेट करके किया जाएगा। तो सारे बजट क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और अभी तक क्या था, फिक्स था। तो फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट इसी का थोड़ा सा बस कहने का अंतर है या समझने का तरीका अलग है। उसके लिए हम लोग चीज़ें अलग तरीके एस्टिमेट करके फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। होता क्या है, जैसे हम लोगों ने 10,000 यूनिट के लिए बजट बनाया, उसी तरह एक 9,000 के लिए बना लेंगे और एक 12,000 के लिए बना लेंगे और फिर हम लोग उसको अपना अनुमानित आकलन में रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका बजट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी समझ लीजिए। होता क्या है कि फिक्स बजट क्या होता है, वो वास्तविकता के निकट पहुँचे ये जरूरी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप अनुमान लगाते हैं तो वो जरूरी नहीं हो कि सही ही हो, अंत में वो गलत भी हो सकती है। और जनरली क्या होता है कि आप जो भी चीज़ अनुमान लगाते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पाती। तो हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर 10 नहीं हुआ तो 9 अगर होगा तो भी हमारा चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, अगर 12 हुआ तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग उसको कुछ चीज़ों के अंतर्गत अपने को सम्मिलित
या संग्रहित कर लेते हैं। अगर जैसे आप ही टारगेट रखे हैं कि आप हमको सरकारी नौकरी चाहिए ग्रुप बी में, तो अगर ग्रुप बी में आपको नौकरी नहीं लगी तो आप ग्रुप सी में भी जाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं कि आप सी की नौकरी भी करने के लिए राजी हैं। तो यही चीज़ है कि आप जैसे अपने ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल थे, उसी तरह हम लोग प्रोडक्शन को करने से पहले भी कुछ टारगेट को फ्लेक्सिबल में रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारी चीज़ें कुछ अंत में या अगले साल जब ख़त्म हो तो वो चीज़ें गड़बड़ ना कहलाएं। तो ये तो चीज़ें आपकी हो गई प्रक्रिया के संबंध में। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट के वर्गीकरण कैसे कैसे किए गए हैं, तो ये देखिए बजट के वर्गीकरण को हम लोग समझ लेते हैं। तो बजट का जो वर्गीकरण किया गया है, ये दूसरा टॉपिक है। तो बजट का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। सबसे पहला है आपका समय के आधार पर, दूसरा है लचीलता या फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, तीसरा है आपका क्रियाशीलता के आधार पर। तो इसे वो इंग्लिश में बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी और बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अभी हम लोग वहाँ पे समझे हैं उसी की चीज़ें हैं, बस यहाँ पे हमको क्लासिफाई कर देना है चीज़ों को। बस आप ये समझ लीजिए कि समय के आधार पर 3 तरीके से बजट बनते हैं। एक होता है दीर्घकालीन बजट, एक होता है अल्पकालीन और एक होता है चालू बजट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या करंट बजट। अब ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। जब हम लोग कोई बजट, जैसे कि हम लोग वहाँ ने सेल्स बजट बनाए थे और वो सेल्स बजट क्या था, एक फाइनेंशियल ईयर या एक वित्तीय वर्ष के लिए था, तो वो तो क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष के लिए है। तो एक तरीके से अगर देखें तो वो तो एक लॉन्ग टर्म हो गया। अगर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म, कोई साल नहीं होता है कि साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कहा जाएगा, एक साल से अधिक हुआ तो लॉन्ग टर्म। ये डिपेंड करता है आपके नेचर पे, बिजनेस ऑफ नेचर पे, कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर कोई बिजनेस 1 साल के लिए है तो उसका 1 साल का जो बजट बन रहा है सेल्स बजट, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि सेल्स को पूरा करने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा करते करते दिसंबर तक जाएगा। तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म, कि अब हमें 1 साल में इतना टारगेट करना है। अगर वही क्या कर दिया जाए, त्रिमाही 3-4 भागों में बांट दिया जाए, तो वो क्या होगा, अल्पकालीन बजट, कि हम लोग 3 महीने के लिए बजट बनाए हैं, फिर 3 महीने के लिए अलग बनाएंगे, 3 महीने के लिए अलग बनाएंगे। तो वो क्या हो गया, अल्पकालीन बजट। देखिए यहाँ समय के आधार पे वो बजट अलग नहीं हो गए। वो बजट बिजनेस के लिए सबसे पहले हम लोग विक्रय बजट, फिर प्रोडक्शन बजट में अलग अलग बजट बनाते हैं। वो चीज़ें आपकी उसी तरह है, बस यहाँ हम समय के आधार पे अलग अलग समय अनुसार बना लेते हैं बजट। बस यहाँ पे इतना ही अंतर है, इससे अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं है। वही मेन बजट्स हैं जो बजट हमने बताए थे। अब चालू बजट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। चालू बजट वो बजट होते हैं कि हम लोग कभी कभी छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं, छोटे छोटे बजट बना लेते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया कि इस वीक में हमें इतना करंट में चीज़ों को बेचना है, या हम लोग मंथली को छोटे छोटे भागों में बांट लिए कि पर वीक हमें इतना बजट बना लेना है, इतना ही हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो वो जब हम लोग बहुत ही महीनों के या बहुत ही शॉर्ट के भी शॉर्ट बना लेते हैं, करंट सिचुएशन के लिए बजट बनाते हैं, उसी को हम लोग करंट बजट या चालू बजट बोलते हैं। तो ये समय के आधार पे बजट हो गया। दूसरा देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी हमने समझाया भी कि फिक्स बजट क्या होते हैं, कि हम लोग एक यूनिट पर क्या करते हैं, सारे बजट को क्रिएट करते हैं। जैसे हमें सेल्स 10,000 यूनिट करना है, तो उसी के आधार पर हम 10,000 का प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, 10,000 के मटेरियल बजट बनाएंगे, 10,000 के लेबर बजट, 10,000 के ओवरहेड बजट बनाएंगे। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ क्या हो गए, एक पॉइंट पे ही स्थिर है, तो उसे हम लोग फिक्स बजट बोलते हैं। अगर हम लोग कहें, जैसे कि कभी कहें कि 9 से 12,000 के बीच में हम लोग 2 बजट बना लिए, एक जैसे 9 बना लिए, एक 10 बना लिए, एक 12 बना लिए, तो 9 पे 9,000 यूनिट अगर हमें बेचना होगा तो हमें प्रोडक्शन के लिए इतना बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल के लिए इतना बनाना पड़ेगा, लेबर के लिए इतना बजट बनाना पड़ेगा और ओवरहेड्स के लिए इतना बजट बनाना पड़ेगा। उसी तरह 12,000 के लिए भी बना लेंगे यूनिट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अगर सिचुएशन कोई अप डाउन भी होता है तो हम लोग 9 से 10 पे, 10 से 9 पे, या अगर बहुत अच्छा सिचुएशन हो रहा तो हम लोग 10 से 12 भी करें। कभी कभी होता है कि आप लोग जानते होंगे कि मार्केट, हम लोग सोचे थे कि 10,000 बेचेगा, पर मार्केट क्या हो गया और तेजी आ गई, तो हम लोग 12 तक क्या करने, मार्केट में डिमांड हो गया ज़्यादा, तो हम लोग 12,000 यूनिट तक का प्रोडक्शन कर सके। तो इसके लिए भी हम लोग अलग से एस्टिमेशन पहले से बजट बना के रखते हैं। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हो गई फिक्स बजट एवं फ्लेक्सिबल बजट। अब आखिरी देख लेते हैं क्रियाशीलता या बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के हिसाब से। तो फंक्शन के हिसाब से आपके 2 बजट हैं, एक है आपका सब्सिडरी बजट और दूसरा है आपका मास्टर
बजट। अब ये दोनों बजट क्या है इसको समझ लेते हैं। सहायक बजट जो होते हैं वो आप अभी जो हमने देखा कि सहायक बजट के अंतर्गत ही आपके सेल्स बजट, फिर आपके प्रोडक्शन बजट, फिर हमने एक बजट देखा कैश बजट, फिर एक बजट हमने देखा था ओवरहेड्स बजट। तो ये सारे बजट जो होते हैं वो आपके सब्सिडरी बजट ही होते हैं। जो क्या होते हैं मेन बजट क्या है, जैसे कि आपका मेन बजट क्या हो गया, सेल्स बजट हो गया, उसी पे क्या होते हैं सारे ये बजट क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। सेल्स पे ही प्रोडक्शन डिपेंड है, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड है, मटेरियल यानी मटेरियल और आपका लेबर और ओवरहेड किस पे डिपेंड है, प्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो ये सब क्या होते हैं सारे सहायक बजट होते हैं जो एक दूसरे पे क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। और सभी का जो डिपेंडेंट क्या होता है कैश बजट होता है, यानी कैश बजट पे क्या होते हैं सारे लोग डिपेंड होते हैं। तो कुल मिला के सहायक बजट में यही अलग अलग जो वर्गीकरण है उसी को हम लोग सहायक बजट के अंतर्गत देखते हैं। अब दूसरा देखिए ये दिया है कि मास्टर बजट क्या होता है। तो मास्टर बजट क्या होता है, सारों बजटों का मास्टर होता है, जैसे मास्टर नाम से ही है। तो सारों बजटों का हम लोग जब सारांश बना लेते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, आपका लेबर बजट, ओवरहेड बजट, सारे बजट का हम लोग मास्टर बजट बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मास्टर बजट। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए आप लोग, जैसे कि हम लोग सेल्स 10,000 यूनिट का किए हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोडक्शन किए, प्रोडक्शन बजट 10,000 यूनिट का बनाए। तो अब क्या होगा, इसको हम लोग सारांशित रूप में एक साथ जब हम लोग शो करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मास्टर बजट के नाम से समझते हैं। तो कुल मिला के ये बजटों का वर्गीकरण है अलग अलग आधारों पर। और एक बजट और ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट कर लीजिए अलग से, एक बजट से क्वेश्चन भी पूछता है। एक होता है शून्य बजट या जीरो बजट। ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए, शून्य बजट या जीरो बजट। ये बजट क्या है, जैसे कि अभी हम लोग जितने भी बजट पढ़े वो क्या होता है भूत को परिप्रेक्ष्य में लेके भूत को एक दर्पण के रूप में क्या करते हैं उसको उपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं जो भी बजट बनाते हैं, जैसे कि इस साल हमें 10,000 यूनिट सेल करना है तो हम लोग पिछले साल देखते हैं कि कितना हमने सेल्स किया। पिछले साल जैसे 8,000 सेल्स किया तो इस साल हमने क्या टारगेट करते हैं कि 10,000 इस बार हम लोग इंक्रीज करेंगे 2,000 अपना। तो यहाँ पे जो शून्य बजट होता है वो भूत को नहीं देखता, भूत का मतलब पास्ट को नहीं देखता है, वो वर्तमान में ही फ्यूचर के लिए क्या करता है एस्टिमेशन नए सिरे से चालू करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शून्य बजट होता है वो आपका गत वर्षों को चीज़ों को नहीं ध्यान देता है, वो इसी वर्ष वर्तमान वर्ष में ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से आकलित करता है, समझता है कि इस चीज़ में अगर व्यय होगा तो क्यों इतना व्यय होगा, इस चीज़ में इतना प्रोडक्शन करना है तो क्यों प्रोडक्शन करना है, क्यों हम इतनी सेल्स रखें। तो ये सारे बजट क्या होंगे शून्य बजट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि शून्य बजट क्या होता है, जैसे कोई नया बिजनेस है तो उसके लिए भूत की चीज़ें तो कुछ होती नहीं है, उसके लिए तो अब वर्तमान से ही उसका भूत बनेगा, यानी कि जब वर्तमान बीतेगा तो उसका भूत बनेगा। तो जो आपका जीरो बजट होता है उसमें यही किया जाता है कि हम लोग अगर कोई पिछले जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं रखते, नए सिरे से हम लोग उस वर्तमान समय में भूत या भविष्य के लिए चीज़ों को आकलित करते हैं, समझते हैं, उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से आकलन करते हैं, उसका चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर हम लोग उस चीज़ पर जाते हैं कि हाँ वास्तव में हमें इतना खर्च करना होगा इस बार, वास्तव में हमको इस बार इतना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो उसमें हम लोग जीरो बजट उसी को कहते हैं जहाँ पे हम लोग शुरुआत से क्या करते हैं बजट को एस्टिमेट करते हैं, किसी भी हम लोग भूत के परिप्रेक्ष्य को नहीं देखते हैं या पास्ट की चीज़ों को इंसिडेंट को नहीं शो करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जीरो बजट हो जाता है या जीरो बजट कहलाता है। जीरो बजट का जो सर्वप्रथम आपका उपयोग हुआ था वो 1962 में अमेरिका में हुआ था पहली बार, और इसकी जो सबसे पहले जो इनका प्रयोग किए थे वो वहाँ अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ही थे, जिम्मी कार्टर नाम था। उन्होंने इसे अपने स्टेट में एक राजकीय व्यय के लिए ये जीरो बजट लागू किया था, और उसके बाद ही ये इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से प्रसारित हुआ। या इंग्लैंड में जब आपका 1962 के बाद
आपका इंग्लैंड में क्या हुआ कि इसको बहुत तेज़ी से क्या किया, अपनाया जाने लगा, और ये जनरली ये क्या होने लगा, फेमस हो गया हर राज्य में, हर देश में। और अब जनरली हम लोग जब भी कोई चीज़ बजट बनाते हैं नए सिरे से, तो हम लोग जीरो बजट का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से आज आपका ये कुल मिला के बजट के वर्गीकरण हो गए, और बजट की प्रक्रिया आप लोग समझ लिए होंगे आशा करते हैं, और किन तरीकों से हम लोग बजट को एस्टिमेट करते हैं, क्या क्या आधार होते हैं, और बजट का इंट्रोडक्शन हमने समझ ही लिया था पिछले वीडियो में। और हमने वो भी बता दिया था कि बजट को आप लोग उस परिप्रेक्ष्य में ना पढ़ के बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में पढ़िएगा। तो इसके MCQ हम लोगों ने तैयार कर रहे हैं। कुछ बच्चों के सवाल ये भी आ रहे थे कमेंट कि सर हिंदी में क्वेश्चंस को MCQ ले आइए, तो हम लोग उस पर आज क्वेश्चन बन चुके थे, इंग्लिश में थे, इसी कारण आज उसको हम लोग शो नहीं कर पाए या उसका वीडियो नहीं बना पाए। उसको हम लोग हिंदी में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल से आप लोगों को हिंदी में भी, या आज शाम तक आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड मिलने लगेंगे, साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको कोई भी कमी हो या कुछ चीज़ों की आपको सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करिए। आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।